हेलो एवरीवन, वेलकम टू माई चैनल। तो आज हम लेकर के आए हैं एनसीईआरटी बुक क्लास 10 को समकालीन विश्व और भारत। तो समकालीन विश्व और भारत में आज चैप्टर है हमारा 4। इस चैप्टर का टॉपिक है औद्योगिकरण का युग। तो आपको पता होगा कि औद्योगिकरण का युग की शुरुआत होती है 18वीं शताब्दी के बाद और 19वीं शताब्दी से पहले का ये युग है। और इसमें तकनीकी, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्थिति में कुछ पश्चिमी देशों में काफ़ी बड़ा बदलाव आया और इसे ही औद्योगिक क्रांति के नाम से जानते हैं, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। यह सिलसिला प्रारंभ होकर के पूरे विश्व में फैल गया। औद्योगिक क्रांति का शब्द इसका उपयोग सबसे पहले औद्योगिक क्रांति शब्द का उपयोग सबसे पहले अर्नोल्ड टयानबी ने अपनी पुस्तक में, उनका पुस्तक का नाम था लेक्चर्स ऑन द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इन इंग्लैंड। तो इसी पुस्तक में उन्होंने किया था 1844 में इसकी चर्चा की थी। और औद्योगिक क्रांति का प्रतीक था वाष्प इंजन। औद्योगिक क्रांति का प्रतीक क्या था? वाष्प इंजन था औद्योगिक क्रांति का प्रतीक। औद्योगिक क्रांति का सूत्रपात वस्त्र उद्योग के मशीनीकरण के साथ आरंभ हुआ। रोजगार, निवेश की गई पूंजी और उत्पादित माल का मूल आदि की दृष्टि से वस्त्र उद्योग ही औद्योगिक क्रांति का सबसे प्रमुख उद्योग था। वस्त्र उद्योग में ही सबसे पहले उत्पादन की आधुनिक विधियों का उपयोग हुआ। इसके साथ ही लोहा बनाने की तकनीकें आई और शोधित कोयले का अधिकाधिक उपयोग होने लगा। जब लोहा बनाने की तकनीकें आई तो कोयला का भी उपयोग बहुत ज़्यादा मात्रा में होने लगा और कोयले को जलाकर बने भाप की शक्ति का उपयोग होने लगा। और शक्ति चालित मशीनें, विशेषकर वस्त्र उद्योग में इसको जो शक्ति चालित मशीन थी उसको काम में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई, जबरदस्त वृद्धि हुई। 19वीं सदी के प्रथम 2 दशकों में पूरी तरह से धातु से बने औजारों का विकास हो गया। इसी को तो बोलते हैं औद्योगिक युग, औद्योगिक क्रांति। तो इसके परिणाम स्वरूप दूसरे उद्योगों में काम आने लगी। काम आने वाली मशीनों के निर्माण को भी गति मिल गया, उसमें भी तेजी आ गया गति में। 19वीं शताब्दी में यह पूरे पश्चिमी यूरोप तथा उत्तरी अमेरिका में फैल गई। और अलग अलग इतिहासकार औद्योगिक क्रांति के समय को अलग अलग नज़र से देखते हैं इसको। तो अब हम जानेंगे कि औद्योगिक क्रांति का क्या कारण था, औद्योगिक क्रांति आखिर क्यों हुआ और सर्वप्रथम इंग्लैंड में ही हुआ था, ऐसा क्या कारण था औद्योगिक क्रांति का। तो औद्योगिक क्रांति के कई कारण थे। औद्योगिक क्रांति के कोई एक कारण नहीं था। कृषि क्रांति, जनसंख्या विस्फोट, व्यापार प्रतिबंधों की समाप्ति, उपनिवेशों का कच्चा माल तथा बाजार पूंजी तथा नई प्रौद्योगिकी और पुनर्जागरण काल और प्रबोधन। तो औद्योगिक क्रांति के कई कारण थे और इसका प्रभाव, औद्योगिक क्रांति का मानव समाज पर इतना अधिक प्रभाव पड़ा कि मानव समाज के इतिहास में 2 प्रसिद्ध क्रांतियां हुई जिन्होंने मानव इतिहास को सर्वाधिक प्रभावित किया था। सबसे ज़्यादा प्रभावित किया था 2 क्रांति। एक क्रांति उस समय हुई जब उत्तर पाषाण युग में मानव ने शिकार छोड़कर पशुपालन और कृषि का पेशा अपनाया। आपको पता होगा कि पाषाण युग में मानव शिकार करते थे। तो जब पाषाण युग में मानव ने शिकार को छोड़कर पशुपालन और कृषि का पेशा अपनाया, तो दूसरी क्रांति, वो पहली क्रांति है। और दूसरी क्रांति वह है उस काल का को कहेंगे जब आधुनिक युग में कृषि छोड़कर व्यवसाय की प्रधानता दी गई। तो 2 क्रांति आप याद इसको रखिएगा कि एक क्रांति उस समय हुई जब पाषाण युग में मानव ने शिकार को छोड़ दिया था और शिकार को छोड़ करके पशुपालन की शुरुआत किया। पशुपालन के साथ साथ कृषि व्यवसाय की प्रधानता, कृषि का पेशा अपनाया था, पशुपालन और कृषि का पेशा। तो एक क्रांति इस समय हुई, इस युग को मानते हैं। और दूसरा क्रांति जब आधुनिक युग में कृषि छोड़कर व्यवसाय को प्रधानता दी गई, कृषि को छोड़ करके व्यवसाय की प्रधानता दी गई। तो ये दूसरा युग था औद्योगिक क्रांति का। और इस औद्योगिक क्रांति से उत्पादन पद्धति गहरे रूप से प्रभावित हुई। श्रम के क्षेत्र में मानव का स्थान मशीन ले लिया। मशीन का आविष्कार हो जाने से, वाष्प इंजन का आविष्कार हो जाने से, जब मशीन का आविष्कार हो गया तो श्रमिकों की संख्या में कमी आई।
श्रम की संख्या में कमी आई और श्रम के क्षेत्र में मानव का स्थान मशीन ले लिया। उत्पादन में मात्रात्मक और गुणात्मक परिवर्तन आया। मात्रात्मक रूप से भी बहुत ज़्यादा मात्रा में उत्पादन होने लगा और उत्पादन में और गुणात्मक रूप से उनमें उनका गुण में भी परिवर्तन देखने को आया यहाँ पे। तो उत्पादन में मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों रूप से परिवर्तन आया। कुछ ही समय में, बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा माल की तैयारी हो जाती थी और अच्छे और सस्ते कीमत पे, क्योंकि मशीन से कम लागत तो कम पूंजी, कम श्रम और कम पूंजी लगता था और माल भी जो प्रोडक्ट माल होता था वह भी बहुत अच्छे माल के रूप में तैयार होकर के आता था। तो इस प्रकार से बहुत कम समय में, बहुत कम श्रम में बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में उत्पादन हो जाता था। तो उत्पादन में मात्रात्मक गुणात्मक दोनों परिवर्तन आया। धन संपदा में भारी वृद्धि हुई। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी बढ़ा। औपनिवेशिक साम्राज्यवाद का विस्तार भी औद्योगिक क्रांति का परिणाम ही था और नए वर्गों का उदय हुआ इसके साथ साथ ही। तो इस क्रांति से किसी वर्ग को पूंजी जमा करने और शोषण करने का मौका मिला। तो शोषित वर्ग को उस शोषण चक्र से मुक्ति के लिए तरह तरह के प्रयत्न करने लगे। जो शोषित वर्ग थे वो भी शोषित जो चक्र में फंसे हुए थे वो भी इस चक्र से निकलने के लिए अलग अलग प्रकार के तरह तरह के अपना प्रयास करने लगे। तो इसका परिणाम यह हुआ कि श्रमिक आंदोलन का जन्म हुआ। इतना ही नहीं, इस क्रांति ने सांस्कृतिक रूपांतरण को भी गति प्रदान की। समाज में एक मनोवैज्ञानिक परिवर्तन आया, सामाजिक परिवर्तन को भी देखने को मिला, सांस्कृतिक परिवर्तन, धार्मिक परिवर्तन। एक क्रांति सी आ गई। प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम दोहन और प्रयोग तथा प्रकृति पर अधिकार करने की योग्यता में से मानव का आत्मविश्वास ऊंचा हुआ। औद्योगिक क्रांति के परिणाम और प्रभाव को हम जैसे आर्थिक परिणाम और सामाजिक परिणाम और सांस्कृतिक परिणाम को रूप में देखने को मिला। आर्थिक परिणाम में उत्पादन में असाधारण वृद्धि हुई। कारखानों में वस्तुओं को उत्पादन शीघ्र और अधिक कुशलता से भारी मात्रा में होने लगा और इन औद्योगिक उत्पादों को आंतरिक और विदेशी बाजारों में पहुंचाने के लिए व्यापारिक गतिविधियां तेज हुई। तो इसी को तो ही औद्योगिक क्रांति कहते हैं। शहरी क्षेत्र को अगर हम देखें तो शहरीकरण बदलते आर्थिक परिदृश्य के कारण, जब आर्थिक स्थिति स्ट्रांग होता है तो आर्थिक स्थिति जब स्ट्रांग यहाँ पर हुआ तो इसका प्रभाव पड़ा। गांव के कुटीर उद्योग का पतन हो गया। जो छोटे छोटे कुटीर उद्योग थे वो उसका पतन हो गया, उसकी समाप्ति हो जाती है। फलस्वरूप इसका ये होता है कि रोजगार में, तो गांव में जो छोटे छोटे कुटीर उद्योग थे उसको समाप्ति हो जाने के बाद, उसको पतन हो जाने के बाद लोग, बहुत सारे जो ग्रामीण लोग थे वो बेरोजगार हो गए थे और इसी बेरोजगारी के कारण उन्होंने अपना रोजगार की खोज में शहर की ओर प्लान करने लगे और शहर में जाकर के रोजगार को ढूंढने लगे। और यहाँ से भारतीय लोग भी, भारतीय श्रमिक भी बहुत सारे इंग्लैंड में, क्योंकि भाप इंजन का आविष्कार इंग्लैंड में हुआ था तो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत भी इंग्लैंड से हुई। तो भारतीय श्रमिक भी इंग्लैंड जा कर के अपना काम को रोजगार के लिए प्लान करने लगे विदेश में भी। तो आइए देखते हैं कि औद्योगिकरण का युग में, जैसे ईटी पाल म्यूजिक कंपनी ने जो है 1900 ईस्वी में संगीत एक किताब प्रकाशित किया है। आप इसको देख सकते हैं। और इसमें किताब का जो जिल्द है इस पर जो तस्वीर दी गई है, इसमें नई सदी के उदय, डॉन ऑफ द सेंचुरी का ऐलान किया था। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि इस तस्वीर में एक देवी का चित्र बनाया हुआ है और देवी के हाथ में नई शताब्दी की ध्वजा लिए प्रगति का फरिश्ता दिखाई देता है। तो ये औद्योगिक क्रांति को दिखाया गया है। औद्योगिक क्रांति का जो युग आया उसको दिखाया गया है इस चित्र के जरिए। और जैसे इसमें दिखाया गया है कि यह पहिया जो है समय का प्रतीक है और उसकी उड़ान भविष्य की ओर है। उसे पीछे उन्नति के चिन्ह तैर रहे हैं। रेलवे, कैमरा मशीन, प्रिंटिंग प्रेस और कारखाना, ये सब औद्योगिक क्रांति का ही देन है। आप इसको देख सकते हैं इस चित्र के जरिए। इसमें पहिया को भी इस चित्र में बनाया गया है।
और मशीन और तकनीकी का यह महिमा मंडन एक अन्य तस्वीर में और भी ज़्यादा साफ दिखाई देता है। तो यह तस्वीर एक व्यापारिक पत्रिका के पन्नों पर 100 साल से भी पहले छपी थी। तो इस तस्वीर में दो जादूगर दिखाए गए हैं और इसमें आप देख सकते हैं कि एक आधुनिक मैकेनिक है जो अपने आधुनिक औजार से एक नया जादू रच रहा है। तो आप इस तस्वीर को देख सकते हैं और इस तस्वीर में यही औद्योगिक क्रांति को ही दिखाया गया है। इस तस्वीर के जरिए दर्शाया गया है कि औद्योगिक क्रांति का युग, औद्योगिक क्रांति आने से किस प्रकार से लोगों के रहन सहन में आमूलचूल परिवर्तन देखने को मिला। तो औद्योगिक क्रांति से पहले की स्थिति क्या थी? औद्योगिक क्रांति से पहले की स्थिति को अगर हम देखते हैं तो औद्योगिकरण को अक्सर हम कारखानों के विकास के साथ ही जोड़कर देखते हैं। और जब हम औद्योगिक उत्पादन की बात करते हैं तो हमारा यही आशा हो जाता है कि फैक्ट्रियाँ में होने वाले उत्पाद से हो जाता है। और जब हम औद्योगिक मजदूरों की बात करते हैं तो भी हमारा इससे आशा हो जाता है कि कारखानों में काम करने वाले मजदूर। औद्योगिकरण के इतिहास अक्सर प्रारंभिक फैक्ट्रियों की स्थापना से शुरू होते हैं और इस सोच में एक समस्या है। समस्या क्या है? समस्या है कि इंग्लैंड और यूरोप में फैक्ट्रियां की स्थापना से पहले ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए बड़े पैमाने पर औद्योगिक उत्पादन होने लगा था। औद्योगिकरण के युग से पहले की अगर हम देखें तो इंग्लैंड और यूरोप में फैक्ट्रियां की स्थापना जब नहीं हुई थी, यानी फैक्ट्री की स्थापना से पहले ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बड़े पैमाने पर औद्योगिक उत्पादन होने लगा था। और यह उत्पादन फैक्ट्रियों में नहीं होता था। बहुत सारे इतिहासकार औद्योगिकरण के इस चरण को आदि औद्योगिकरण के नाम देते हैं। आदि औद्योगिकरण के नाम देते हैं। प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन का नाम देते हैं बहुत सारे इतिहासकार। 17वीं और 18वीं शताब्दी में यूरोपीय शहरों के सौदागर गांव की तरफ रुख करने लगे थे, शहर से गांव की ओर। और वे किसानों और कारीगरों को पैसा देते थे और उनसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए उत्पादन करवाते थे। उस समय विश्व व्यापार के विस्तार, दुनिया के विभिन्न भागों में उपनिवेशों की स्थापना के कारण चीज़ों की मांग बढ़ने लगी थी। ये औद्योगिकरण युग के पहले से की बात है। औद्योगिकरण युग, जब औद्योगिकरण का युग नहीं आया था उससे पहले की बात है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गांव के किसान जो हुआ करते थे और कारीगर हुआ करते थे, उनको पैसा दे करके अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए उत्पादन करवाते थे यूरोपीय शहरों के सौदागर गांव में जाकर के। और इस मांग को पूरा करने के लिए केवल शहरों में रहते हुए उत्पादन नहीं बढ़ाया जा सकता था। वजह यह थी कि शहरों में शहरी दस्तकारी और व्यापारी गिल्ड्स काफी ताकतवर थे और एक गिल्ड से उत्पादकों के संगठन होते थे। गिल्ड्स से जुड़े उत्पादक कारीगरों को प्रशिक्षण देते थे, उत्पादकों पर नियंत्रण रखते थे, प्रतिस्पर्धा और मूल्य तय करते थे तथा व्यवसाय में नए लोगों को आने से रोकते थे। तो शासकों ने भी विभिन्न गिल्ड्स को खास उत्पादों के उत्पादन और व्यापार का एक अधिकार दिया हुआ था। और इसका फलस्वरूप यह हुआ कि नए व्यापारी शहरों में कारोबार नहीं कर सकते थे, इसलिए वे गांव की ओर प्लान किए और गांव के किसानों और किसान और कारीगर जो हुआ करते थे उनको पैसा देने लगे और अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए उत्पाद करवाने लगे किसानों से और कारीगरों से। तो इस प्रकार से गांव में गरीब काश्तकार और दस्तकार सौदागरों के लिए काम करने लगे, जैसा कि आपने पिछले साल की पाठ्य पुस्तक में भी पढ़ा होगा। तो एक ऐसा समय था जब खुले खेत खत्म होते जा रहे थे और कॉमन्स की बड़ाबंदी की जा रही थी। अब तक अपनी रोजी रोटी के लिए साझा जमीनों से जलावन की लकड़ियाँ, बेरियां, सब्जियां, भूसा और चारा आदि बीनकर काम चलाने वाले छोटे किसान और गरीब किसान आमदनी के नए स्रोत ढूंढ रहे थे। छोटे छोटे जो किसान हुआ करते थे, तो छोटे किसान अपनी आमदनी के नए नए स्रोत ढूंढ रहे थे। बहुतों के पास तो छोटे मोटे खेत तो थे, लेकिन उनसे घर के सारे लोगों का पेट नहीं भर सकता था। इसलिए जब सौदागर वहाँ आए, जब गांव में सौदागर आए और उन्हें माल पैदा करने के लिए पेशगी रकम दी, तो किसान फौरन तैयार हो गए और सौदागरों के लिए काम करते हुए गांव में ही रहते हुए अपने छोटे छोटे
खेतों को भी संभाल सकते थे और अपने छोटे छोटे खेतों को संभालते हुए भी सौदागरों के लिए काम करने लगे। तो आदि औद्योगिक उत्पादन से होने वाले आमदनी ने खेतों के कामगारों जो थे, खेतों के किसान और खेती के कारण सिमटती आय में बड़ा सहारा दिया। यानी जो छोटे छोटे किसान थे और सौदागर के भी काम करते थे, जिससे उनकी उनकी उनको इनकम मिल जाता था उधर से भी, और अपने खेत जो छोटे छोटे खेत हुआ करते थे उसे भी वो देखभाल कर लेते थे। तो इससे उनमें बहुत बड़ा सहारा मिला और अब उन्हें पूरे परिवार के श्रम संसाधनों के इस्तेमाल का मौका भी मिल गया। तो इस व्यवसाय से शहरों और गाँवों के बीच एक घनिष्ठ संबंध विकसित हुआ। सौदागर रहते तो शहरों में थे, लेकिन उनके लिए काम ज़्यादातर देहात में चलता था। इंग्लैंड के कपड़ा व्यवसायी स्टेपलर्स से ऊन खरीदते थे और उन्हें सूत काटने वालों के पास पहुंचा देते थे। इससे जो धागा मिलता था उसे बुनकर, यानी फुलर्स और रंगसाजों के पास ले जाया जाता था। लंदन में कपड़ों की फिनिशिंग होती थी। इसके बाद निर्यातक व्यापारी कपड़ों के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेच देते थे। इसलिए लंदन को तो फिनिशिंग सेंटर के रूप में भी जाने जाना लगा, क्योंकि लंदन में इसकी फिनिशिंग होती थी, इसलिए इसको फिनिशिंग सेंटर के रूप से जाना जाने लगा लंदन को। तो यह जो आदि औद्योगिक व्यवस्था व्यावसायिक आदान प्रदान के नेटवर्क का हिस्सा थी और इस पर सौदागरों का नियंत्रण था और चीज़ों का उत्पादन कारखानों की बजाय घरों में होता था। उत्पादन के प्रत्येक चरण में प्रत्येक सौदागर 20-25 मजदूरों से काम करवाता था। इसका मतलब यह था कि कपड़ों के हर सौदागर के पास सैकड़ों मजदूर काम करते थे। एक सौदागर के पास सैकड़ों मजदूर काम करते थे और 20-25 मजदूरों से काम करवाता था प्रत्येक चरण में प्रत्येक सौदागर। उत्पादन के प्रत्येक चरण में प्रत्येक सौदागर जो था 20-25 मजदूरों से काम करवाता था। इसका मतलब यही होता था कि कपड़ों के हर सौदागर के पास करीब सैकड़ों मजदूर हुआ करता था। अब जब औद्योगिकरण का युग आया तो कारखानों का उदय हुआ। औद्योगिकरण के युग से पहले की बात हम कर रहे थे और अब हम करेंगे औद्योगिकरण के युग। तो औद्योगिकरण का जब युग आया तो कारखानों का उदय हुआ। तो सबसे पहले आपको पता हुआ कि कारखाना का आविष्कार इंग्लैंड में हुआ 1730 के दशक में, और इसकी संख्या 18वीं सदी के आखिर में 1730 के दशक में इसकी शुरुआत होती है और 18वीं सदी के आखिरी में इसकी संख्या बहुत ज़्यादा संख्या में इजाफा हो जाता है। कपास, यानी जिसको कॉटन बोलते हैं, नए युग का पहला प्रतीक थी। 19वीं शताब्दी के आखिरी में कपास के उत्पादन में भारी बढ़ोतरी हुई और 1760 में ब्रिटेन अपने कपास उद्योग की जरूरतों को पूरा करने के लिए 25 लाख पाउंड कच्चे कपास का आयात करता था। 1787 में यह आयात बढ़कर 220 लाख पाउंड तक पहुंच गया। यह इजाफा उत्पादन की प्रक्रिया में बहुत सारे बदलाव का परिणाम था। तो इसमें कौन कौन से बदलाव हुए थे, आइए देखते हैं। 18वीं शताब्दी में कई ऐसे आविष्कार हुए जिन्होंने उत्पादन प्रक्रिया, कॉर्डिंग, ऐंठन और कताई और लपेटने के हर चरण की कुशलता को बढ़ा दी। प्रति मजदूर उत्पादन बढ़ गया और पहले से ज़्यादा मजबूत धागों और रेशों का उत्पादन होने लगा। इसके बाद रिचर्ड आर्कराइट ने सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा सामने रखी। अभी तक कपड़ा उत्पादन पूरे देहात में फैला हुआ था और यह काम लोग अपने अपने घर पर ही करते थे, लेकिन अब महंगी नई मशीनें खरीदकर उन्हें कारखानों में लगाया जा सकता था। कारखानों में सारी प्रक्रियाएं एक छत के नीचे और एक मालिक के हाथों में आ गई। इसके चलते उत्पादन प्रक्रिया पर निगरानी, गुणवत्ता का ध्यान रखना और मजदूरों पर नजर रखना संभव हो गया था। जब तक उत्पादन गांव में हो रहा था तब तक ये सारे काम संभव नहीं थे, क्योंकि इतनी सारे गांव में जाकर के गांव के जो मजदूर हुआ करते थे उन पर निगरानी रखना आसान नहीं था। 19वीं सदी की शुरुआत में कारखाने इंग्लैंड के भूदृश्य का अभिन्न अंग बन गए थे। ये नए कारखाने इतने विशाल और नए प्रौद्योगिकी की ताकत इतनी जादुई दिखाई देती थी कि उस समय के लोगों की आंखें चौंधिया जाती थी। लोगों का ध्यान कारखानों पर टिका रह जाता था और वे इस बात को मानो भूल ही जाते थे कि उनकी आंखों से ओझल गलियों और वर्कशॉप्स में अभी भी उत्पादन चालू है। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो में औद्योगिक परिवर्तन की रफ्तार। तो हम लोगों ने अभी देखा औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। तो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत 18वीं शताब्दी के बाद और 19वीं शताब्दी से पहले
औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी। ऐसे तो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत 1700 इंग्लैंड की अगर हम बात करें, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सबसे पहले पहले औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड में जब भाप इंजन का आविष्कार हुआ, तो इसको औद्योगिक क्रांति का युग को इसी को माना जाता है। लेकिन इससे पहले बहुत सारे इतिहासकार इसको इससे पहले का औद्योगिक क्रांति को इससे पहले का युग को बोलते हैं। और इसमें जो था पहले शहर का से जो सौदागर हुआ करते थे, ग्रामीण इलाका में जाकर के, गांव में जाकर के किसानों से और कारीगरों से अपना काम करवाते थे। और उन्हें वो जो छोटे छोटे किसान हुआ करते थे, तो उनको बहुत सारे परेशानियां हुआ करता था। छोटे छोटे किसान को खेत से उतना ज़्यादा उन्हें इनकम नहीं होता था कि वो सभी परिवार को अपना भरण पोषण कर सके। तो उन्हें जब सौदागरों से नगद मिलना शुरू हुआ, तो उन्होंने सौदागरों को काम करना अच्छा समझा, उचित समझा, और उन्होंने सौदागरों को काम करना शुरू किया। और साथ में घर में अपने गांव में ही रह करके अपने छोटे छोटे जो खेत हुआ करता था, उसको भी देखते हुए सौदागरों के काम करना इन लोगों ने शुरू किया। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इससे पहले हो गई थी, जब भाप इंजन के आविष्कार से पहले, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में। लेकिन औद्योगिक क्रांति की जो शुरुआत थी 1730 के दशक में, कारखाने खुले इंग्लैंड में सबसे पहले, क्योंकि वाप इंजन का आविष्कार इंग्लैंड में हुआ था। तो जब इंग्लैंड में जब कारखाना खुला, तो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत भी इंग्लैंड से ही हुआ। तो जब औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई, तो लोगों के जीवन में, रहन सहन में एक आमूलचूल परिवर्तन देखने को मिला। उनकी रहन सहन जो थी पहले के अपेक्षा बहुत ही रहन सहन में सुधार हुआ। उनकी आर्थिक स्थिति सुधार हुआ, आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ, सामाजिक स्थिति में सुधार हुआ, सांस्कृतिक स्थिति में सुधार हुआ। क्योंकि आर्थिक स्थिति में जब सुधार होता है, तो आर्थिक स्थिति से सभी स्थितियां जुड़ी हुई रहती है। तो आर्थिक स्थिति में सुधार होने के कारण उनकी सामाजिक स्थिति और सांस्कृतिक स्थिति में भी सुधार हुआ। तो उनका रहन सहन में एक क्रांति सी आ गई लोगों के जीवन में, और एक आमूलचूल परिवर्तन हुआ। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि औद्योगिक क्रांति की जब शुरुआत हुई, तो इसकी शुरुआत इंग्लैंड में हुई, और इंग्लैंड के बाद पूरे विश्व में फैल गया ये औद्योगिक क्रांति। और औद्योगिक क्रांति से एक नए युग की शुरुआत हुई, और इसी को तो बोलते हैं औद्योगिकरण का युग। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे औद्योगिक परिवर्तन की रफ्तार किस प्रकार से होता है औद्योगिकरण के युग में। तो क्योंकि इस वीडियो में अगर हम इस टॉपिक को लेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, एंड साथ में शेयर भी करें। थैंक यू।